गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि अभी पूरे भारत में और भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहिए अभी वर्तमान में एक जो वायरस आई है कोरोना, इस वजह से पूरे विश्व थोड़ा परेशान है, समस्या में घुरी हुई है। और हम जानते हैं कि अभी हमारे 1 महीना से लगभग हमारा क्लास वगैरह नहीं चल पा रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया कि अभी हम शिक्षा को ऑनलाइन करेंगे। तो ऑनलाइन करने की इस उद्देश्य की वजह से आज हम आप लोग तक ऑनलाइन कुछ क्लासेस पहुंचाएंगे, जिसके माध्यम से आपकी कंटिन्यू क्लास चल सके, आपकी पढ़ाई निरंतर बनी रहे। तो मैं पहले अपना परिचय बताना चाहूँगा। मैं रितेश कुमार आर्य, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट चांदनी बिहारपुर महाविद्यालय के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अतिथि व्याख्याता हूँ। आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर की जो पहली चैप्टर है समाजशास्त्र की परिचय, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड ऑगस्ट कॉम्ट, अर्थात समाजशास्त्र के उद्भव। तो समाजशास्त्र के उद्भव में एक समाजशास्त्री हैं टीवी बॉटमोर, उनकी एक जो बुक है ए गाइड्स ऑफ प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, उन्होंने इस बुक में बहुत ही अच्छे से समाजशास्त्र को बताने का कोशिश किया है। उन्होंने इस बुक में समाजशास्त्र को 2 आधार से डिवाइड किया है। पहला आधार उन्होंने दिया सोशल कॉन्सेप्ट कॉन्टेस्ट और दूसरा दिया इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट, अर्थात पहला सामाजिक घटना और दूसरा आर्थिक कारक। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं सामाजिक घटना में। सामाजिक घटना में हम जानते हैं कि सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 और दूसरी हुई थी इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। तो ये जो समाजशास्त्र की उत्पन्न होने के पीछे सबसे बड़ी रीजन थी फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इससे पहले बहुत सारे समाजशास्त्र बहुत सारे विषय को अध्ययन किया जाता था, परंतु समाजशास्त्र के बारे में समाज के बारे में इसमें किसी प्रकार की कहीं नहीं अध्ययन किया जाता था। तो एक इंग्लैंड के समाजशास्त्री थे सेंट साइमन ने उन्होंने देखा कि समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, समाज में जो व्यक्तियों की बदलाव हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ है जिसकी वजह से आज हमारा समाज पीछे की ओर जा रहा है या फिर बहुत अधिक डेवलप भी हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं समाज को एक समस्या में घिरे हुए हैं। उसके बाद एक आते हैं उनके शिष्य अगस्त कॉम्ट ने इस विषय को आगे बढ़ाया, क्योंकि हम देखें तो सेंट साइमन महोदय ने तो इस विषय की नींव रखी दी थी, लेकिन इस विषय को आगे बढ़ाने में अहम योगदान माना जाता है अगस्त कॉम्ट को। और अगस्त कॉम्ट ही एक ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने इस विषय को समाजशास्त्र नाम दिया था। समाजशास्त्र नाम देने से पहले इस विषय का नाम था सामाजिक भौतिकी। तो जब इन्होंने समाजशास्त्र को इस विषय को समाजशास्त्र बताया, तो इस वजह से इन्हें समाजशास्त्र के पिता या समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग तो ये जाने कि फ्रांस की क्रांति की वजह से जो समाजशास्त्र का उद्भव हुआ था। उसके बाद इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। जब इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति होती है तो इंडस्ट्री एरिया बहुत अधिक डेवलप होते हैं, और ये जो समय काल रहता है वो 18वीं से 19वीं सदी में होता है। औद्योगिक क्रांति में सबसे अधिक योगदान होता है जो जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था उससे। क्योंकि जेम्स वाट ने भाप का इंजन तो बनाया, उसके बाद बनाने के बाद उस इंजन को बहुत अधिक डेवलप किए जॉर्ज स्टीफन महोदय ने। और जॉर्ज स्टीफन महोदय ने उस मशीन में एक पावर दी, जिस पावर की वजह से आज हम देखें तो जितने भी औद्योगिक चल रहे हैं इसी का आधार लेके आज चल रहे हैं। और हम जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति में सबसे अहम जो सबसे
अधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा वो इंडस्ट्री रहा। और ऐसे भी जाना जाता है कि औद्योगिक क्रांति जो है मशीनी युग को ही माना जाता है। तो औद्योगिक क्रांति से बहुत अधिक परिवर्तन आया। उस परिवर्तन में सबसे अधिक परिवार रहा, विवाह रहा है और महिलाओं की परिस्थिति। तो हम जो जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति होने के बाद परिवार में बहुत अधिक विकास हुआ। परिवार में विकास हुआ उसमें हम जानते हैं कि पहले क्या था कि पहले संयुक्त परिवार था, लेकिन जैसे जैसे जब औद्योगिक क्रांति आई तो क्या था कि व्यक्ति अपनी जीविका के लिए गांव को छोड़कर शहर की ओर प्रस्थान किए। अर्थात उन्हें गांव में उस प्रकार की व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से वह इंडस्ट्री में जाने लगे, औद्योगिक क्षेत्रों में जाने लगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं विवाह को। विवाह जो पहला था वह व्यक्ति 2, 3, 4 विवाह कर लेते थे, लेकिन आज वर्तमान में हम देखें तो कहीं ना कहीं विवाह का एक नियम बनाया गया है। विवाह अधिनियम 1954 और विवाह अधिनियम 1955। इस माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है। यदि हम देखें तो यदि कोई व्यक्ति 2 शादी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कंडीशन है। अर्थात जैसे विवाह अधिनियम 1954 है, 55 है, तो उस कंडीशन को पालन करते हुए वह व्यक्ति विवाह करता है। दूसरी आती महिलाओं की परिस्थिति। महिलाओं की परिस्थिति आज हम देखें तो महिलाओं की जो स्थिति है उनकी आज बहुत अधिक बदलाव हुआ है, बहुत अधिक उनमें इम्प्रूव हुआ, बहुत अधिक सुधार हुआ है। हम जानते हैं कि जो महिलाएं थी वे महिलाएं जिन्हें पहले घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आई तो उन्हें इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला, और जब काम करने का मौका मिला तो वे खुद से आत्मनिर्भर बनने लगे, और जब आत्मनिर्भर बने तो अपने घर, परिवार, समाज को चलाने प्रारंभ किए। तो औद्योगिक क्रांति के ये भी महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरी पहलू आती है नगरीकरण की दर में परिवर्तन। अर्थात जो नगर हैं, नगरों की संख्या में वृद्धि होने लगी और नगरों में जनसंख्या की भी इम्प्रूव होने लगी। अर्थात गांव से धीरे धीरे अब शहर की ओर बनने लगा। एक होता है नगरीकरण और एक होता है नगरवाद। नगरीकरण में क्या होता है कि नगरीकरण में नगरों की संख्या बढ़ती है, और नगरवाद में क्या होता है कि वहाँ की जो नगर होती हैं उस नगर में पॉपुलेशन के साथ साथ नगरों की भी संख्या बढ़ती जाती है। तो इस तरह से नगरीकरण का जो दर है और रेट है उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। तीसरी आती है धर्म और वर्ग संघर्ष पर प्रभाव पड़ा। तो हम जानते हैं कि जब औद्योगिक क्रांति आई तो धर्म में भी परिवर्तन आई और श्रमिकों में, पूंजियों में भी। हम जानते हैं कि जब सर्वप्रथम पोप और राजाओं की शासन चलती थी। अर्थात हम जानते हैं कि जो पोप होते हैं वो पोप मानते थे कि हमने 7 दिनों में ही इस पृथ्वी को बनाए हैं, और ऐसा ही लोग मानते भी थे। कारण है कि हम जानते हैं कि जो हमारे, यदि हम भारत की बात करें तो भारत में हम ब्राह्मणों को देखते हैं कि ब्राह्मण यदि हमारे डिसाइड करते हैं कि आज ये पर्व है, कल वो पर्व है, तो हम उन्हीं के बताए हुए नियमों के अनुसार उस पर्व को पालन करते। उसी प्रकार से जो पोप थे, अर्थात जो अमेरिका था या फिर आपका जो इंग्लैंड था, वहाँ पे पोपों की बहुत अधिक वैल्यू थी। पोप जैसा कहते थे वैसे उनकी बातों को मानना होता था, उनकी बातों को हम उल्लंघन नहीं कर सकते थे। दूसरी आता है राजा। राजा को माना जाता है कि भगवान का प्रतिनिधि है, जैसे वो कहेंगे उसी प्रकार से हमें करना होता था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आई तो क्या था कि औद्योगिक क्रांति को आने के बाद लोगों में थोड़ी सी तार्किकता बढ़ी और वे प्रत्यक्षवाद को अधिक महत्व दिए। अर्थात हम जानते हैं कि कोपरनिकस जो थे उन्होंने बताया था कि जो सूर्य है वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन जब हबल दूरदर्शी आया तो उन्होंने उससे देखा गया कि नहीं, पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और इसके बाद फिर जो धर्म में परिवर्तन हुआ, जब लोगों में तार्किकता आई तो वहाँ पे हम देखें तो वर्ग संघर्ष, अर्थात वर्ग में डिवाइड हो गया, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में। अर्थात पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग, कि जो अपना पूंजीपति होते हैं वो श्रमिक वर्ग को जॉब देते हैं। तो
तो इस तरह से जो था औद्योगिकरण की वजह से 3 परिवर्तन मुख्य रूप से जाना जाता है। हम जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। समाजशास्त्र के पहले विभिन्न विषय पढ़ाए जाते थे, लेकिन समाज के बारे में कोई विषय स्थापित नहीं किया गया था। लेकिन हम आपको बताया कि जब औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति हुई, तब हमें आवश्यकता पड़ी समाज की, समाज में क्या होती है, कैसे होती है, इन सभी पहलुओं को देखने के लिए, तब जाकर ये समाजशास्त्र विषय का आविष्कार हुआ। अब हम आपको बताएं, ये तो था सामाजिक एस्पेक्ट के रूप में। अब हम देखते हैं बौद्धिक एस्पेक्ट अर्थात इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला जो था रेनेसां आंदोलन। रेनेसां आंदोलन जो है वह फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है धार्मिक पुनः जागरण अर्थात धार्मिक सुधार। और यह जो है आपका रेनेसां आंदोलन है, यह सर्वप्रथम स्टार्ट हुई इटली से। जो यूरोपीय देश है इटली, वहाँ से यह बहुत अधिक डेवलप हुआ। दूसरी आती है राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन अर्थात हम जानते हैं कि जो पहले राजा थे, राजा के ही बनाए हुए सभी चीज़ों, डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर राजा के बनाए हुए सारे कार्यों के ऊपर ही पूरी तरह से वर्क होते थे। अर्थात जो राजा था उसी के माध्यम से सभी चीज़ें को, जैसे हम देखें तो राज को चलाना, लोगों को किस रूप में हमें समाज में रखना है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग देखते थे। तीसरा आता है इतिहास का दर्शन। इतिहास के दर्शन में क्या है कि जो पहले सिर्फ मात्र राजाओं के द्वारा किया हुआ कार्य के ही हम इतिहास में अध्ययन करते थे और उनके बारे में हम लोग विकसित के बारे में बताते हुए थे। लेकिन ये था कि अब जो है वर्तमान में हम आज उस प्रकार का इतिहास को देखते हैं जो हमारे जीवन से रिलेटेड होता है, उनको हम आज इतिहास के दर्शन में देखते हैं। चौथा आता है हमारा सामाजिक सर्वेक्षण। सामाजिक सर्वेक्षण करने का मतलब आप जो जानते हैं कि जब जनगणना होती है तो जनगणना को बहुत प्रकार की चीज़ों का सर्वेक्षण किया जाता है, अर्थात वहाँ पे हम लोग देखते हैं। यदि हम देखें तो इसके पहले क्या था कि औद्योगिक क्रांति आई तो वहाँ पे बहुत अधिक इंडस्ट्री बने। इंडस्ट्री जब बना तो क्या था कि जब भिन्न भिन्न प्रकार के मालिक लोग होते हैं, वो क्या था कि सभी मजदूर को तो रखते थे, लेकिन धीरे धीरे जब डेवलप होने लगा तो वहाँ पे देखने लगा कि हमारे यहाँ मजदूर क्यों कम हो रहे हैं। तो मजदूर कम हो रहे तो उसके पीछे के रीजन का जो था उसने सर्वे करवाया। तो उसमें पाया कि जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, वहाँ की जो मालिक है वो मजदूरों के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है। जैसे उनको रहने के लिए, खाने के लिए अच्छा प्रबंध कर रहा है, पीने के लिए अच्छा प्रबंध कर रहा है, साथ साथ उनके बच्चों के पढ़ने के लिए मेडिकल फैसिलिटी वगैरह बढ़ा रहा है। तो इस तरह इन सभी चीज़ों को देखने के बाद फिर जो इंडस्ट्री में ग्रोथ था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो ये कहीं ना कहीं हम देखें तो ये बौद्धिक कारक ही था जिसकी वजह से आपका समाज में परिवर्तन का अधिक भूमिका रखता था। पांचवा है सामाजिक डार्विनवाद। सामाजिक डार्विनवाद, जैसे हम जानते हैं कि समाज में भिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। डार्विन जो थे वे इंग्लैंड के थे। उनकी एक किताब थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। उन्होंने 1859 में इस बुक को लिखा था। इस बुक में उन्होंने बताया कि जिस जीव को यदि समय के अकॉर्डिंग वह सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, अर्थात संघर्ष की अस्तित्व, यदि कोई भी व्यक्ति यदि वह सर्वोत्तम की उत्तरजीविता सर्वाइव ऑफ फिटेस्ट, यदि वह समय के अकॉर्डिंग नहीं बदल पाता है तो वह समाप्त हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं एक डायनासोर था जो इस पृथ्वी पे सबसे अधिक बड़ा और विशाल जीव था, लेकिन वह भी समाप्त हो गया। समाप्त होने के पीछे उन्होंने यही रीजन बताया कि एक समय आया था हिम युग का। उस हिम युग में क्या था कि बहुत सारे जो जीव थे वे उनके शरीर के ऊपर बाल आ गए, और जब शरीर के ऊपर बाल आ गए तो वो उस हिम युग को सर्वाइव कर पाए, अर्थात उसको
अब मतलब सहन कर पाए, एडजस्टमेंट कर पाए। लेकिन जो डायनासोर था वह सर्वाइव नहीं कर पाया, जिस वजह से वह क्या था, वह समाप्त हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस समाज में कोई भी जीव है या कोई भी प्राणी है या मनुष्य है, वह यदि समय के अकॉर्डिंग यदि वह नहीं बदलता है तो क्या होगा, वह समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से फिर इस सिद्धांत को हमारे समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने समाज के ऊपर इस नियम को लागू किया और उन्होंने बताया कि समाज में भी यदि किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को रहना है तो समाज और उस संस्कृति के आधार से चलना होगा, तब जाके वह जीवित रह पाएगा, और नहीं तो उसे समाज अलग कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो आपको समझ में आया होगा छात्रों। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप बता सकते हैं कॉल करके, इसमें अपना नंबर भी दिया हुआ है, या जहाँ भी आपको समस्या हुई होगी आप बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद छात्रों।